All right, let's start. Okay, so welcome you all. So why this session has been planned today? Because we having some kind of the updates regarding the SD-WAN. So we'll discuss about that. जो भी हमारे पास अपडेट्स हैं अबाउट द SD-WAN उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और भी चीजें थोड़े बहुत हम प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो लेगेसी वैन थी वो किस तरीके से काम करती थी, हमारा SD-WAN किस तरीके से काम करता है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स, राइट? So I hope like most of the people already join. So before I can start, anyone have anything to ask? Any question in your mind? You guys think to ask? Yes, Pankaj sir, I think there is some changes in the SD-WAN, Cisco SD-WAN, Viptela, like Catalysis Cisco SD-WAN. Yes, yes, yes. I'm just going to talk about that only. What is Okay. that all changes we are having here, and we just have to understand about those changes कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मतलब क्या हमारा पुराने कोर्स करने से और नए कोर्स जो डिजाइन हुआ उसमें क्या डिफरेंसेस है. तो सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि चलो एक बार हम डिस्कशन करते हैं ताकि आप लोग को पता रहे कि क्या है. एनीथिंग एल्स? एनीवन एनीवन वांट टू आस्क? कुछ और किसी के दिमाग में चल रहा है? अयाज, जितेंद्र, नवल? सर ये जितेंद्र, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर जैसे मैंने आईटीआई की हुई ना सोल आईटीआई, हम्म. तो सर मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ दिल्ली में? दिल्ली में किस चीज़ में एडमिशन लेने की बात कर रहे हो आप? आपके ऑफिस में? नहीं, हमारा तो लाइक यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज विथ अस. आप अपनी लर्निंग कंप्लीट कर सकते हो. वी आर हेल्पिंग टू मेक द पीपल एक्सपर्ट इन टर्म ऑफ द राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, SD-WAN. तो आपको अगर सीखना है, सो वी कैन हेल्प यू इन टर्म ऑफ द लर्निंग. सर इसकी इसके ऑफलाइन बाद क्लासेस होती हैं? नहीं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है. दे ऑल आर द ऑनलाइन क्लासेस. तो सर तो ठीक है सर, थैंक यू। Yeah. Ayaz, you wanted to ask something? No question right now. All right. We'll ask at the end. Yep. Sure, sure, sure. Thank you. So you guys can see here, right? Most of the people are already familiar about the SD-WAN. If you're not familiar, no need to worry about that. So this is like Viptela, right? So Viptela was the one of the company जिसको सिस्को ने एक्वायर किया था, ठीक है. सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी. सिस्को का अपना खुद का SD-WAN नहीं था. सो विप्टेला ने इसको एक्वायर किया था 2017 में. आई थिंक इन दिस मंथ ओनली, अगस्त अगस्त 2017 में सिस्को ने विप्टेला को एक्वायर कर लिया था. तो जब से इसको एक्वायर किया था, इन आफ्टर दैट दिस बिकम द विप्टेला SD-WAN, बिकॉज विप्टेला शुरू से ही कंपनी थी जिसको अपने सॉल्यूशन को डेवलप करके SD-WAN को दे रही थी. इट वाज क्वाइट पॉपुलर. तो विप्टेला SD-WAN को एज इट इज सिस्को ने एक्वायर कर लिया और ये उनका लोगो था. और दे रिनेम एज ए सेम विप्टेला. सो विप्टेला, आपने अगर देखा होगा हर बॉक्स के आगे वी लगा होगा, राइट? सो वी स्टैंड फॉर विप्टेला मैनेज, विप्टेला स्मार्ट, विप्टेला बॉन्ड एंड विप्टेला एज. सो ये आपका वी इज इक्वल टू विप्टेला. तो विप्टेला को एक्वायर करने के बाद 2017 अगस्त में इन्होंने एक्वायर कर लिया था. अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट दे हैव डन, इन्होंने रीनेम कर दिया विप्टेला को. इन्होंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया और अपना एक सिस्को SD-WAN भी इन्होंने लॉन्च किया, राइट? सो जब सिस्को SD-WAN इन्होंने लॉन्च किया था, इस SD-WAN में क्या हुआ कि द विप्टेला सॉल्यूशन वाज स्टिल देयर, बट अलोंग विद द विप्टेला सॉल्यूशन इन्होंने क्या किया, कुछ अपने हार्डवेयर्स लाइक सिस्को के ISR राउटर जो थे, ASR राउटर जो थे, राइट, CSR क्लाउड बेस्ड भी राउटर जो थे, इन सबको इन्होंने इस तरीके से डेवलप किया, इस तरीके से डिजाइन किया कि पीपल कैन यूज these डिवाइसेस इन कॉम्बिनेशन ऑफ द विप्टेला सॉल्यूशन. मीन्स कि अगर आपका विप्टेला सॉल्यूशन है और अगर आप चाहते हो कि सेम कंट्रोलर के साथ इफ यू वांट टू इंटीग्रेट द सिस्को राउटर एज ए एज राउटर, देखो कंट्रोलर तो इन्होंने अपना बनाया नहीं कुछ भी, इन्होंने सिर्फ कंट्रोलर को एज इट इज रहने दिया
जो भी विप्टेला का था, बट इन्होंने एज पे, बिकॉज कंट्रोलर तो वन टाइम होता है, 3 डिवाइसेस होती है जिसको वन टाइम आप डिप्लॉय कर सकते हो, बट द राउटर्स कुड बी द मल्टीपल, क्योंकि कस्टमर के अगर सपोज करो कि 1000 ब्रांच लोकेशन है, तो 1000 × 2, हर लोकेशन पे 2 राउटर लगेगा, मतलब 2000 राउटर उसको खरीदना पड़ेगा। इतना तो उसको खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो कितना वी मैनेज खरीदेगा? वी मैनेज वो 2 खरीद सकता है, राइट? वी मैनेज 2 खरीद सकता है। क्यों इतना 2 क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको एक रिडंडेंसी में चाहिए, मतलब एच ए के लिए इसको चाहिए, तो एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, इसी तरह से 2x ये खरीद सकता है वी स्मार्ट, और इसी तरीके से 2x ये खरीद सकता है वी बॉन्ड। सो ये इसलिए ऐसा करता है ताकि आपको रिडंडेंसी इन प्लेस रहे, लेकिन ब्रांचेज पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हर एक कस्टमर का होता है, क्योंकि वहां पे राउटर्स ज्यादा होते हैं। तो सिस्को ने सोचा कि इसके पीछे आइडिया क्या था, कि अपना राउटर बनाने के पीछे आइडिया क्या था, क्योंकि सिस्को ने मार्केट में हर एक कस्टमर को ऑलमोस्ट इन डिवाइसेस को सेल आउट कर रखा था, कि मतलब मेरा जो डिवाइस है जैसे मान के चलो आईएसआर है, तो हर एक कस्टमर ने आईएसआर राउटर को मैक्सिमम खरीद रखा है, एएसआर राउटर भी बहुत सारे कस्टमर ने खरीद रखा है, सीएसआर भी बहुत सारे कस्टमर ने खरीद रखा है। तो ये सारे राउटर ऑलरेडी ब्रांचेस पे लगे हुए थे। तो अगर मैंने एक ह्यूज, सपोज 10 मिलियन का मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपके साथ इन सब डिवाइसेस के साथ, एंड यू अगेन कमिंग टू मी एंड आस्किंग, हे कैन यू जस्ट बाय माय न्यू प्रोडक्ट? सो बाय माय न्यू प्रोडक्ट मीन्स सिस्को एसडी वैन मेरे को आपको बेचना है। तो जब मैं सिस्को एसडी वैन आपको बेच रहा हूं, तो अगेन दिस ऑल इन्वेस्टमेंट विल बी वैनिश्ड फॉर मी, मीन्स अ ह्यूज लॉस फॉर मी। तो सिस्को ने इसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने किया क्या, इन्होंने एक ऐसा इमेज बनाया, राइट, कि ठीक है, आप राउटर्स जो आपने मेरे से खरीद रखा है, आपको उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, आप सेम राउटर यूज करो, और मैं क्या करता हूँ कि ये 3 कंट्रोलर आपको बेचता हूँ, ठीक है? ये 3 कंट्रोलर इन्होंने बेच दिया, मतलब इन कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 पेयर्स और 3 पेयर्स, इस टोटली डिपेंड कि किस तरह की आपकी एबिलिटी चाहिए इन टर्म ऑफ द वन रीजन टू अनदर रीजन, और रिडंडेंसी चाहिए वन वन रीजन टू अनदर रीजन, उस हिसाब से दे जस्ट सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसको बेचने के बाद फिर क्या हुआ कि अब उन्होंने बोला कि मेरे पास एक टेक्निक है कि आप मेरे से लाइसेंस खरीद लो, आपको डिवाइस हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपका हार्डवेयर सेम है, आपको हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू बाय द लाइसेंस ऑफ द सिस्को एसडी वैन। तो इन्होंने सिस्को एसडी वैन का लाइसेंस सबको बेच दिया। जब सिस्को एसडी वैन का इन्होंने लाइसेंस बेचा, तो इन्हीं डिवाइसेस के अंदर इन्होंने आईओएस अपग्रेड करके, राइट, आईओएस अपग्रेड करके इन्होंने सबको एसडी वैन की तरह, डिवाइस की तरह राउटर को इन्होंने बना दिया। सो दीज ऑल बॉक्सेस बिकम द एसडी वैन सपोर्टेबल। इसका नाम रख दिया इन्होंने, वीएच जो था यहाँ पर रख दिया इसका सीएच नाम। So they all become the CH routers, right? Cisco Edge. So the concept is same, but the name is going to be changed. CH. So this was the second like changes they have made. तो पहला इनका विप्टेला एसडी वैन था। विप्टेला के बाद इन्होंने सिस्को एसडी वैन को इन्होंने इंटीग्रेट किया जो अपने प्रोडक्ट थे। तो सिस्को एसडी वैन के साथ क्या किया इन्होंने, सीएच को लॉन्च कर दिया, बट इट इज कंपैटिबल विद द वी मैनेज, वी बॉन्ड एंड वीएच। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये 2 वर्जन अभी तक चल रहा था, राइट? और ये सारे वर्जन जो चल रहे थे अभी तक का, जो भी सिस्को का iOS इमेज है, मैं रुको आप लोग को दिखाता हूँ। सिस्को एसडी वैन, मैं अगर आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ, देखो आप लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जैसे VH क्लाउड है, वी मैनेज है, तो अगर मैं एसडी वैन सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे, सो आपके पास बहुत सारे रिलीज है। देखो लेटेस्ट रिलीज है 20.12.1, इससे पहले के रिलीज ये है, बहुत रिलीज है आपके पास। देखो यहाँ तक कि दे स्टार्टेड, इवन द 16 का भी रिलीज था, इन्होंने हटा दिया। 16 के बाद 17 किया, फिर 18 किया, फिर 19 किया, अलग अलग रिलीज हैं। 20 किया, 20 के अंदर देखो कितने सारे, ये सारे डिफर्ड हो गए, मतलब ये सब आउटडेटेड हो गए, दे आर नॉट इन यूज, डिफर्ड। सो अभी जो लेटेस्ट यूज हो रहा है, ये सारी चीजें यूज हो रही है। 18.3, 18.4, 19.2, 19, ये सारी देखो इमेजेस अभी है, अभी की ऑल रिलीज चल रही है। लेकिन जो लेटेस्ट आया है ये 20.12, ये लेटेस्ट है। अब इसको लॉन्च करते ही विप्टेला और सिस्को का जो एसडी वैन था, उसका कॉन्सेप्ट सिस्को ने चेंज कर दिया, क्योंकि इससे पहले के जितने भी रिलीज थे, इवन यू आर गोइंग टू प्लान टू गिव द सीसीआई एग्जाम,
सीसीआई एग्जाम का जो वर्जन है ना, सीसीआई एग्जाम में जो एसडीवन का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस वर्जन पे पूछा जाएगा, ये वाला वर्जन 20.9, ये चेंज नहीं होने वाला है, इसी वर्जन में पूछा जाएगा। मतलब अभी भी अगर आप सीसीआई एग्जाम देने जाते हो इन कमिंग फ्यूचर नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स, सो दे आर गोइंग टू यूज द सेम इमेज। ये अभी यूज नहीं करने वाले हैं, 20.12 यूज नहीं करने वाले हैं। तो अगर ये इमेज यूज कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू सीसीआई एग्जाम, सीसीआई में कौन सा, सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, सो अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको स्टिल यू विल फाइंड द वी मैनेज, राइट, यू विल फाइंड द वी बॉन्ड, राइट, यू विल फाइंड द वी स्मार्ट, और आपको यहाँ पे दोनों चीजें मिलेंगे, वीएच मिलेगा और सीएच। तो अभी जब मैं सीसीआई आई हैव गिवन दैट देयर वाज नो वीएच सीएच एग्जाम हियर, सो आप इसमें सीएच भी जस्ट यू कैन थिंक अबाउट इट, बट इट इज नॉट इन सीसीआई एग्जाम्स। अभी इन्होंने ऐड किया है कि नहीं किया है, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू ऐड, सो वीएच आपको मिलेगा 100%, दे आर गोइंग टू गिव। तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सीसीआई एग्जाम। तो क्या चेंज हो रहा, वो क्या रहा चेंज? तो जैसे ही इन्होंने इन्होंने 20.12 को लॉन्च किया, मतलब ये वाला, तो इन्होंने सिर्फ रीब्रांडिंग किया है। सिर्फ क्या किया है, रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग मतलब कि आपका जो कंपोनेंट से उसी को रीब्रांडिंग कर दिया है। मतलब अगर मैं पहले, मतलब 12.20.19 की बात करता हूं, इसमें मेरा वी मैनेज होता था, जैसे मैं लिखता हूं वी मैनेज, लेट मी जस्ट राइट हियर। तो इसको इन्होंने, अगर नया iOS यूज करता हूँ 20.12, तो इसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने, जैसे इन्होंने मैनेजर से रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम कर दिया मैनेजर। दूसरा जो मेरा होता था वी स्मार्ट होता था, ठीक है, इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, इसका इन्होंने नाम रख दिया कंट्रोलर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ वी बॉन्ड की, ठीक है, सो वी बॉन्ड का इन्होंने नामकरण कर दिया वैलिडेटर। लेट मी सी, तो सब टर्मिनोलॉजी वाइज चेंज किया है, बाकी का फंक्शनैलिटी वो सब कुछ सेम है। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं भी उसी पे आ रहा हूँ कि अभी आपका यहाँ पे क्या है कि ये आपका इसका नाम कर दिया वैलिडेटर। सो देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, थोड़ा सा जीयूआई का डैशबोर्ड आपका चेंज हो जाएगा। मतलब जो अभी जो आपका करंट जीयूआई है, लेट मी शो यू, क्योंकि इमेज चेंज होती है तो आपका जीयूआई का डैशबोर्ड भी आपका चेंज हो जाता है। तो अभी देखो करंट, अभी हम जो लॉगिन कर रहे हैं, सो देखो ये आपका वी मैनेज लिखा हुआ, तो ये ऐसा मैनेजर लिखा हुआ है, सिस्को मैनेजर और कैटलिस्ट मैनेजर, इसका नाम इन्होंने रखा है। देखो ये यहाँ पे मैं गया, दिस इज लाइक विप्टेला एसडी वैन, विप्टेला, जस्ट थिंक अबाउट विप्टेला एसडी वैन, और यहाँ पे इन्होंने नाम रख दिया कैटलिस्ट एसडी वैन, ये नाम चेंज कर दिया। तो विप्टेला एसडी वैन को इन्होंने कैटलिस्ट एसडी वैन में नेम कर दिया। सो इट्स जस्ट रीब्रांडिंग, और कुछ भी नहीं होने वाला, अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला है। सो इफ यू थिंकिंग कि मैं मतलब नया कुछ एसडीवन कर लूंगा तो मेरे को कुछ ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा, तो इट इज जस्ट गोइंग टू चेंज द नेम। बाकी आपको कुछ भी नहीं, आप जो जीयूआई का डैशबोर्ड है यहाँ पे जो खोल रहे हो, तो यहाँ पे वी स्मार्ट लिखा होगा, यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा कंट्रोलर, यहाँ वी मैनेज की जगह मैनेजर लिखा आ जाएगा, वी बॉन्ड की जगह यहाँ पे आपको वैलिडेटर लिखा हुआ जाएगा। दिस इज ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर लेटेस्ट इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको ये डिफरेंस, बाकी इससे पहले की इवन इफ यू आर गोइंग टू गिव द सीसीआई एग्जाम, सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन है सिस्को के, इट इज नॉट गोइंग टू आस्क दिस ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 20.12.1 वर्जन वेयर दे हैव अपग्रेडेड देयर rebranding of the controller and the hardware names. इट इज जस्ट गोइंग टू आस्क योर ओल्ड थिंग, जो भी आपका पुराना चीजें हैं उसी को बारे में ही पूछने जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज दैट ऑल। क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, गुड। सो मूविंग नेक्स्ट, ठीक है। सो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस रीब्रांडिंग। तो आप लोग अगर किसी ने मतलब
सिस्को एसडीवैन कर रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट थोड़ा बहुत आप लोगों को ये सब फ्लेवर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू नो अबाउट द टर्मिनोलॉजी। बाकी द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट जो है आपके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, दे ऑल आर गोइंग टू रिमेन सेम। वो आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं। अब देखो इसमें होना क्या है कि जैसे आपका जो टेम्पलेट है जितने भी आप टेम्पलेट बनाओगे जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, फीचर टेम्पलेट, डिवाइस टेम्पलेट, जिसके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो वो सारी चीजें एज इट इज ही बनने वाली हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला। जैसे अगर मान लें किसने बोला कि आपके इस राउटर के एक इंटरफेस को चेंज करना है, तो लेट मी शो यू, तो आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो पहले यूज करते थे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। मैं एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि मान के चलो कि जैसे एक नया इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है इस पर्टिकुलर वीएस डिवाइस का, तो आपको बस वही आपको टेम्पलेट बनाना है, आपको वीएस डिवाइसेस को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका वीएस डिवाइडेड है। अभी से हम क्लाउड की बात करते हैं, तो क्लाउड सेलेक्ट कर लो। जैसे आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो आपको यहाँ से इंटरफेस देखना पड़ेगा कौन सा इंटरफेस है, तो हम वीपीएन इंटरफेस लैन वैन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गए और इस पे जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी, कुछ भी इसका नाम रख लो। जैसे मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, टेस्ट टेम्पलेट के नाम से दिखा रहा हूँ, एक मिनट, टेस्ट इंटरफेस कॉन्फ़िग, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इंटरफेस कॉन्फ़िग, तो शट डाउन करना है इस इंटरफेस को, बट नेचुरल कि हम जब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो शट डाउन नहीं रखेंगे। अगर शट डाउन रहेंगे तो उस पर हम आईपी दे भी देंगे तो हमारा इंटरफेस इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। सो डेफिनेटली अगर इसको नो कर रहा हूँ तो नो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स कि आपको अभी सारी चीज बताऊंगा कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइस एसएसपी का मतलब क्या होता है। व्हेन वी स्टार्ट द ऑफिशियली एवरीथिंग देन विल डिस्कस अबाउट इट। सो इसको नो करेंगे। इंटरफेस का नाम, जो भी इंटरफेस आपका है, जैसे गीक 0x0 है, गीक 0 मान के सपोज करो कि 9 है, तो ये नाम डाल दो। इसका डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो इसका, जैसे आप डाल सकते हो कि वैन इंटरफेस, कुछ भी आप डाल सकते हो इस पे, जैसे आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हो। सो ये वैन इंटरफेस, फिर ये पूछता है इस पे आईपी क्या डालोगे इस इंटरफेस पे, तो इस तरीके से आईपी आप डाल सकते हो। जैसे कि जिस मैं दिखा रहा हूँ 111/24 का मैं आईपी डालना चाहता हूँ, तो ये सब डमी बना रहा हूँ ताकि देख लो। सेकेंडरी आईपी डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। इस पे डीएससीपी हेल्पर एड्रेस के, अगर आपको मान के चलो कि आपकी उस पर्टिकुलर इंटरफेस के सबनेट में जो भी यूजर्स हैं उसको आईपी देना है डीएससीपी सर्वर से, तो उसको आपको हेल्पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ताकि आपकी यूजर मशीन की जो डीएससीपी रिक्वेस्ट है दैट इज गोइंग टू रेज टू द डीएससीपी सर्वर एज ए यूनिकास्ट पैकेट टू गेट द आईपी एड्रेस। तो इसलिए हमें डीएससीपी आईपी हेल्पर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज ऑल्सो वी हैव टू डिफाइन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो ये हम डीएससीपी, फिर आपको अगर कोई हमें कोई ब्लॉक करना है आईपी एड्रेस, जैसे कोई किसी सोर्स आईपी को ब्लॉक करना है, बैंडविड्थ सेट करना, वो सारी चीजें कर सकते हैं। टनल इंटरफेस, अब इसकी क्या जरूरत होती है, क्यों हम बनाते हैं, विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप इन लेटर स्टेज की टनल इंटरफेस का मतलब क्या होता है, क्यों इसको हम बनाते हैं और क्या इसका बेनिफिट्स होता है। सो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। नैट कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे, वीआरआरपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको डिस्कस करेंगे, क्यूएस कैसे लगाते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे। अगर आपको आर इंट्रीज, अगर आपको यहाँ पे कुछ डिफाइन करना है, आईपी एड्रेस मैक आर बाइंडिंग करना है किसी आईपी और मैक का, तो वो कैसे करते हैं ये भी हम समझ सकते हैं। .1x मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है इंटरफेस पे, तो वो भी आप कर सकते हो। एडवांस में अगर इसके डुप्लेक्स, मैक एड्रेस, एमटीयू, आपका फ्लो कंट्रोल, टीसीपी, एमएसएस, एडजस्ट, स्पीड, सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। सो फॉर टाइम बिंग दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई इंटरफेस है नहीं, बट मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऐसी एसडी वैन की रिक्वायरमेंट आती है इन फ्यूचर, इवन इट इज गोइंग टू अपग्रेडेड 20.12, सो आपका जो चीजें हैं इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं। सो ऑल आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, सो ये आपके बेसिकली टेम्पलेट, जैसे आप डिवाइस फीचर टेम्पलेट्स, आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर का टेम्पलेट बनाकर उसको डिवाइस में आप कॉल कर सकते हो, राइट। अभी देखो एक टेम्पलेट हमारा आउट ऑफ सिंक हो गया है जिसकी वजह से एक डिवाइस डाउन है, बट नो नीड टू वरी, हम जब स्क्रैच से करेंगे तो विल अंडरस्टैंड अबाउट इट कि इसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। पॉलिसीज के अंदर इफ यू गो इन द पॉलिसीज, तो पॉलिसी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट लोकलाइज सेंट्रलाइज पॉलिसी की हम बात करते हैं। सो इन लोकलाइज सेंट्रलाइज पॉलिसी ये भी चेंज नहीं होने वाले हैं, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। आपको थोड़ा सा जीयूआई चेंज हो जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू मेक लॉट ऑफ
मोर डिफरेंस इन टर्म ऑफ द कि भाई आप पॉलिसी बिल्कुल ही चेंज हो गया है, अलग तरीके से काम करने लगा, लोकलाइज पॉलिसी बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, नहीं वो सारी चीजें सेम रहेंगी। कुछ भी सिर्फ नेम ही चेंज हुआ है, बाकी जितनी अंदर की कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी चीज चेंज ही सेम ही रहेगी, चाहे लोकलाइज पॉलिसी बनाओ चाहे सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाओ। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इसकी एसएस टर्मिनल की, ये सारी चीज ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे व्यू मैनेजर लिख के आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जीयूआई सीएलआई एक्सेस मिल जाएगा डिवाइस का, जिसके थ्रू उस डिवाइस पे जाकर आप उसको लॉग इन करके उसको सीएलआई के थ्रू आप देख सकते हो कि भाई हमारा डिवाइस पे क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं भी गया तो let me see admin. So you see here the we having a CLI access, so GUI भी है CLI भी है, आप यहीं से बैठे बैठे सेम चीज वहां पे इसका नाम चेंज हो जाएगा, it is going to write as a validator, sorry manager, and vsmart को ये लिख देगा आपका कंट्रोलर, और vwant को validator लिख देगा। आप किसी को भी लॉग इन कर सकते हो यहाँ से बैठकर, एंड यू आर गोइंग टू गिव द सिमिलर काइंड ऑफ फ्लेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी चेंज होने वाला। अगर iOS अपग्रेडेशन की बात करो तो वो भी सेम टू सेम ही होना है, उसमें भी कुछ भी चेंज नहीं होने हैं। जैसे अभी देखो हमारा iOS अपग्रेडेशन करना है तो अभी हमारा किसी भी डिवाइस पे कोई भी iOS अपग्रेड आपको यहाँ रिपोजिटरी बना सकते हो और यहाँ से इसको अपग्रेड कर सकते हो। ये एक डिवाइस स्विच करना है, जैसे अभी 19.2 पे हम चल रहे हैं, सी सो दिस इज आवर वर्जन 19.2.3, काफी स्टेबल वर्जन है लैब के लिए। सो ये चल रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं 20 तक, इस वर्जन से और इस वर्जन तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर 20.9 भी कर रहे हैं हम लोग, 19 पे भी हम लोग कर रहे हैं, 20 के किसी वर्जन पे कर रहे हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी मच डिफरेंसेस। ओनली आप अगर 20.12 पे जाते हो तो आपके कंट्रोलर के नेम चेंज हो जाएंगे, बट द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम, यहाँ भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ से iOS अपडेशन कर सकते हो एंड ऑल। सो प्रोबेबली इन आवर later section when we start doing the labs in future and EVNG सपोर्ट करने लगेगा 20.12 को, तो हम हमारी जो लैब होगी दैट इज गोइंग टू मोर ऑन द कैटलिस्ट एसडी बैंड, ताकि हम अपडेटेड रहें। बट अगर कोई प्लान कर रहा है सीसीआई एग्जाम के लिए तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो एंड डू द कैटलिस्ट एसडी बैंड, बिकॉज एग्जाम में वो नहीं आने वाला है। एग्जाम में अभी भी आपका सिस्को विप्टेला एसडी बैंड ही आने वाला है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जानो फंक्शनलिटी, कंट्रोलर का नाम जानो कैसे होता है, और बट आप एज इट इज जो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसी पे आप अपने कॉन्सेप्ट को बनाए रखो, ठीक है। सो ये तो हो गए अबाउट द कंट्रोलर। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? पंकज सर एक चीज पूछना था, मैं अभी कस्टमर रिव्यू में था चाइना साइट के लिए, तो वहां पे नोकिया नवास था, बट उन्होंने पूछा कि अगर 200 Mbps का पोर्ट पे लिंक कनेक्ट होगा तो क्या सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं। तो मैंने कहा कि एज पर द गाइडलाइन टीआरए जो होता है एनएसजी E300 के लिए 1000 Mbps की कनेक्टिविटी लग सकती है सर। लेकिन जब मैंने अपने आरडीएल से पूछा, उन्होंने कहा कि प्लीज चेक द गाइड टीआरए and what is TRA and what is scaling, how to know the device scaling for each and every model of the Cisco SD-WAN. I know it for the Nokia Navas, but I don't know the scaling of the Viptela devices or CS devices. जो डिवाइस स्केलिंग का जो बात, इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा सेट खोलना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी डिवाइस खरीदो, जैसे मान के चलो कि आपने विप्टेला का VS1000 खरीदा आपने, जैसे एक राउटर है, तो जिसमें आपको दिखाता हूँ जस्ट ओवरव्यू, you'll get the idea something. And he told me the DPDK like something like 1000 10,000 there DPDK. I think the full form is data development data plane development kit. हाँ, मैं वही बता, डेटा प्लेन जो होता है ना किसी भी डिवाइस का, जैसे ये देखो ये अपना डिवाइस है, ठीक है। अब Yes, इसमें sir. बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत शॉर्ट में दे रखा है कि इसमें फिक्स्ड आपको इतनी जीबीपीएस इतनी एसएपी मिल सकती है, जिसकी स्पीड ये हो सकती है 10 100 1000 मैक्सिमम। तो हर एक डिवाइस का अपना अपना डेटा सीट होता है, राइट। तो हर एक डेटा सेट में उसकी बैकप्लेन कैपेसिटी होती है कि हाउ मच बैंडविड्थ दे कैन एकोमोडेट। तो अगर कोई डेटा सीट है, कोई अगर डिवाइस है, उसके डेटा सीट में लिखा है कि दिस डिवाइस इज गोइंग टू एकोमोडेट टिल 1000 MBps, तो 1000 MBps तक अगर प्रोसेस करता है तो देयर इज नो इम्पैक्ट इज गोइंग टू हैपन ऑन द सीपीयू। सीपीयू इम्पैक्ट समथिंग
इफ मल्टीपल थिंग्स इज गोइंग बियॉन्ड ऑफ देयर कंट्रोल, तभी उसका ब्रेन जो होता है दैट इज गोइंग टू बी ओवर यूटिलाइज। जैसे आप एक एग्जांपल समझो कि आपकी फुल बॉडी जो होती है, आप एक बॉडी होती है, ठीक है। अब एट ए टाइम में आपकी बॉडी से आप या तो ब्रेन से काम ले लो, ठीक है। अगर आप ब्रेन से काम लेते हो तो ब्रेन कैन थिंक अबाउट अप टू 5 आवर कंटिन्यूअस। लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपका उस कंडीशन में आइडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेन के साथ साथ आप लेग का एक्सरसाइज भी कर रहे हो, हैंड का भी एक्सरसाइज कर रहे हो, और आपका आईज भी चल रही हैं और बाकी बॉडी की भी एक्टिविटी हो रही है, तो यू आर गोइंग टू बी लाइक नॉट गिव द प्रोडक्टिव रिजल्ट्स जो आपको चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि एक तरीके से जब कोई भी हार्डवेयर डेवलप किया जाता है तो देयर इज सिस्टम कि आपके हर एक पैरामीटर्स का कुछ थ्रेशोल्ड होता है कि आप इन पैरामीटर्स को इतने लेवल तक आप यूज कर सकते हो, देन दे आर गोइंग टू कोप अप विद द सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगर आप बहुत ज्यादा सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया तो दैट दे आर गोइंग टू स्पाइक द सीपीयूज, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो वैसे ही जैसे ब्रेन है, ब्रेन इज फंक्शनिंग फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, उसी टाइम से अगर मल्टीपल बॉडी के एलिमेंट्स अगर एक्टिवेट होकर दे स्टार्ट डूइंग समथिंग समथिंग, सो अब हो सकता है कि योर ब्रेन इज गोइंग टू नॉट रिस्पॉन्ड, और माइट बी योर ब्रेन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी हाई, योर हार्ट बीट इज गोइंग टू बी हाई। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह डिवाइस के लिए होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर उसका 1000 MPS है तो 1000 MPS इज गोइंग टू बी कैटर विदाउट एनी इशू, बट सेम टाइम हो सकता है कि कहीं कोई प्रोसेस स्ट्रक हो गया उसका फॉर अदर रीजन, मान लो रैम फेल हो गया फॉर सम रीजंस, या वो माल फंक्शनिंग करने लगा, तो उस केस में सीपीयू और आपका जो ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है दैट ऑल आर गोइंग टू बी ब्रेक, और वहां पे माल फंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको डेटा सेट देखना पड़ेगा हर एक डिवाइस का। और आई डोंट थिंक कि अगर 1000 MPS का कोई लिंक है, अगर आप 200 MPS आप डिफाइन करते तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं नहीं करेगा। सर, प्रीवियस आईएसपी के थ्रू यो सीपीयू यूटिलाइज हो रहा था पीक आवर्स में, बट नॉर्मल आवर्स में वो यूटिलाइज नहीं हो रहा था सीपीयू का। तो उसने क्वेश्चन रेज किया था, तो मैंने फिर अपने आरडीएम को दे दिया हंगरी के। तो हम्म। उसने बताया कि आप टीआरए चेक करो, एज पर स्टैंडर्ड उनको बोलो, और जो एरर आ रहे हैं वो एट अ टाइम देखा जाएगा क्या होना है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो मतलब इसकी स्केलिंग अगर हम देखने जाएं विप्टेला की या सीएच की, तो वो मुझे गूगल पे या डेटा सिस्को के डेटा साइट। सिस्को साइट पे डेटा सेट में आपको मिलेगी स्केलिंग, पूरी कंप्लीट अच्छा डेटा सेट डाउनलोड करना अच्छा, पड़ेगा उसको। मतलब पैकेट प्रोसेसिंग फास्ट होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, मतलब डीपीडीपी का मतलब, डीपीडीके का मतलब यही होता है, हाँ। पैकेट प्रोसेसिंग फास्ट करता है जितना एमबीपीएस ज्यादा रहेगा। ओके हम्म। ओके सर, ओके। ठीक है। सो ये हो गया राइट। सो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं एंड इसको हम कर सकते हैं। अब हमारे पास बात आता है कि जैसे कोई अगर मान लेते हैं कि आपसे कई बार चीजें डिस्कशन होती है आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई अगर आपको एस डी वैन है एक, और एक हमारा लेगेसी वैन है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग वन वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट द वैन वर्सेस एस डी वैन्स। सो क्या क्या चीजें होती थी हमारे वैन के अंदर। जब हम वैन की बात करते हैं तो हमारे पास जो वैन हमारा होता था तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ कुछ चीजें होती थी, जैसे मान के चलो कि वैन का एक अपना खुद का एक आर्किटेक्चर होता था, ठीक है। तो वैन का एक अपना खुद का आर्किटेक्चर होता था, ठीक है। उसकी एक ट्रैफिक राउटिंग होती थी। जैसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई वैन और एसडी वैन का जो, अगर मैं ऐसे बताते रहता हूँ क्या डिफरेंसेस है, बट थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ट्रैफिक राउटिंग होता था, फिर हमारे पास इसकी एक मैनेजमेंट होती थी। सो मैनेजमेंट तो हर एक डिवाइस का होता है। फिर इसकी एक कॉस्ट होती थी। ये चार मेजर फैक्टर होते थे किसी भी, तो ये हम नॉर्मल वैन की बात कर रहे हैं, दिस इज समथिंग द वैन, उसको हम बोलते थे वाइड एरिया नेटवर्क। So, इस वाइड एरिया नेटवर्क में बेसिकली हम 4 कंपोनेंट है। तो आर्किटेक्चर क्या होता था कि मतलब कि आर्किटेक्चर में आपका इट इज गोइंग टू डिफाइन how your traffic is going to be forwarded based on the routings. So routing, traffic routing is something different, but इस आर्किटेक्चर में लाइक कि हार्डवेयर सेंट्रिक आपका एक अप्रोच होता था कि जो जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि उस हार्डवेयर पे कैसे हम पता करेंगे क्या इसका थ्रूपुट होगा, किस तरह की यूटिलाइजेशन होगी, क्या हमारा साइड इफेक्ट होगा अगर हम इतने एमबीपीएस यूज करेंगे। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर होता था कोई भी, तो हर एक राउटर का, जैसे मान के चलो कि नॉर्मल वैन की बात कर रहा हूँ, तो जैसे अभी हमारे पास सिस्को का 2911 राउटर है, या हमारे पास सिस्को का हम कोई राउटर अगर लेते हैं 4431 राउटर है, या 44
वन राउटर है, 4441 राउटर है, या फिर मेरे पास ASR से जो राउटर है 1000 तो जितना बड़ा हमारा राउटर है, राइट, तो छोटे से बड़ा, जितना आप बड़ा राउटर पे जाओगे, जितने छोटे राउटर पे रहोगे, ये सब उनकी आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। ऐसा नहीं होगा कि दे ऑल आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बी सेम, नहीं, सबका अलग अलग एक आर्किटेक्चर होगा और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। सिमिलर थिंक अबाउट कि मानते हैं कि आपके कंपनी में L1 इंजीनियर हैं, L2 इंजीनियर हैं, L3 इंजीनियर हैं, एंड देयर इज द like kind of the L4 engineers, so they all are not going to be in same page. Might be L1 having their own like you can say the set of mind or mindset where they can do some limited stuff. L2 they are having the higher set of mind in compared to the L1 जो बहुत कुछ अलग कर सकता है। L3 L4 similarly they can do a lot of work. सो अकॉर्डिंगली जो हर एक डिवाइस का अपना आर्किटेक्चर होता था, वो आपका अलग अलग चीजों पे यूज करता था। अब इनकी आर्किटेक्चर जो होती थी, अब डिपेंड करता था कि इन डिवाइसेस का आर्किटेक्चर जो हमने लिया, अब इस राउटर को मैंने लिया तो किस लोकेशन पे लगेगा, ये राउटर किस लोकेशन पे लगेगा, ये राउटर किस लोकेशन पे लगेगा, इस राउटर को किस लोकेशन पे लगाएंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी नीड पे कि आपको किस टाइप का ट्रैफिक आपको प्रोसेस कराना है, क्या उसकी स्पीड होनी चाहिए, क्या उसके आपके पोर्ट्स के मैक्सिमम कैपेसिटी की बैंडविड्थ आपको प्रोसेस कराना है। तो जैसे ब्रांच ऑफिस है, तो बट नेचुरली ब्रांच पे हम ये स्मॉल स्मॉल राउटर हम यूज करते हैं, जैसे ये ब्रांच पे हो गया, ये सारे ब्रांच लोकेशन में हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम ASR की राउटर की बात करते हैं, तो इसको बेसिकली हम डेटा सेंटर में यूज करते हैं, क्योंकि दे हैव टू प्रोसेस द वेरी हाई स्पीड ट्रैफिक। तो इसलिए ट्रेडिशनल वैन यूज द हार्डवेयर सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें हम हर एक लोकेशन पे, हर एक साइट्स पे, डेटा सेंटर, ब्रांच लोकेशन, कोई मीडियम साइट है, उसी हिसाब से उसका हम डिजाइन करते थे कि कौन सा राउटर की जरूरत होगी। एंड टिपिकली दीज डिवाइसेस आर गोइंग टू कनेक्ट विद द लीज लाइंस। टिपिकली दीज डिवाइसेस आर गोइंग टू कनेक्ट विद द लीज लाइन। सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा ट्रेडिशनल वैन होता था, उसमें मैक्सिमम हम जो राउटर्स होते थे उसमें हम लीज लाइन ही यूज करते थे। अब लीज लाइन का मैं बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स द MPLS सर्किट। MPLS सर्किट क्यों MPLS सर्किट? क्योंकि आपका एक ब्रांच से डेटा सेंटर पे अगर ट्रैफिक जाना है, सो दे नीड अ प्राइवेट कनेक्शन कि यहाँ से आपके लैन में प्राइवेट सबनेट्स हैं, जैसे 10 का सबनेट कोई हो सकता है आपका यहाँ पे। अब इस 10 को सबनेट्स को आपको ओवर द वैन आपको डेटा सेंटर ले जाना है, या किसी दूसरे ब्रांच लोकेशन ले, जैसे मान के चलो कि ये ब्रांच लोकेशन है ये वाला, तो इसके थ्रू आपको कम्युनिकेट कराना है इधर से, या डेटा सेंटर के थ्रू कम्युनिकेट कराना। तो ये पूरा एक MPLS क्लाउड होना चाहिए जो उसको कैरी कर सके। तो बट नेचुरल जब आप MPLS की क्लाउड की बात करते हो, लीज लाइन की बात करते हो, जो आपके राउटर्स हैं, दे ऑल्सो शुड बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड द MPLS। अगर वो MPLS कैपेबल नहीं है कैरी करने के लिए, तो यू कैन नॉट मेक द कम्युनिकेशन। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, लाइक लेगेसी वैन के अंदर हमारी इतनी डिपेंडेंसी होती थी कि वी जस्ट हैव टू टेक दिस आर्किटेक्चर where they are going to based on the hardware centric approach, and basically they are going to use the lease line, and they are going to work with the in conjunction with the MPLS protocol to just make the end to end private connections, ताकि हमारा कम्युनिकेशन हो सके। अगर मैं इसको इंटरनेट पे बात करता हूँ वाइड एरिया पे, तो इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, क्योंकि उसमें फिर आपको अलग कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती थी। अगर आप इंटरनेट लेते हो सर्किट्स पे, तो आपको फिर वहां पे आपको IPsec बनाना पड़ेगा। IPsec अगर आप बनाते हो तो इट इज नॉट फ्लैक्सिबल, आप उसमें राउटिंग नहीं कर सकते हो। फिर अगर आपको राउटिंग चाहिए, तो फिर आपको उसके साथ GRE ऐड करना पड़ेगा। तो आपके लिए कितना ओवरहेड बढ़ रहा है, राइट? आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ओवरहेड बढ़ रही है, और बहुत सारे हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। सो ये एक आर्किटेक्चर वाइज था। तो दूसरा इसका जो कंपोनेंट है जो वाइड एरिया नेटवर्क का, दैट इज अ राउटिंग, ट्रैफिक राउटिंग। तो ट्रैफिक राउटिंग का मतलब क्या, कि अभी हम समझ गए कि इट वाज लाइक मोर अबाउट द हार्डवेयर सेंट्रिक। सो ट्रैफिक राउटिंग इज गोइंग टू हैपन बेस्ड ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, कि आपका क्या राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। बेसिकली बेस्ड ऑन कि अगर लैन आप है, तो लैन के अंदर हो सकता है कि आपका OSPF चल रहा हो, राइट? हमारा होता है ना लैन के अंदर, जैसे कि मान के चलो कि ब्रांच लोकेशन है, तो इस ब्रांच पे हमारा जैसे जैसे थिंक ये हमारा एक राउटर है R1, और एक हमारे पास R2 राउटर है। नीचे मेरा एक स्विच लगा हुआ है, ये मेरा स्विच है यहाँ पे मेरा वैन है यहाँ पे।
मान के चलो कि MPLS यहाँ पे लगा हुआ है और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पे कोई यूजर बैठा हुआ है, मान के चलो कि एक PC बैठा हुआ, इसको हो सकता है कि आपका डेटा सेंटर पे जाना हो, इसको डेटा सेंटर पे जाना है, डेटा सेंटर से हो सकता है कि ये लोकल ब्रेकआउट की तरह इंटरनेट पे भी चला जाए, google.com पे, यहाँ से फायरवॉल लगी हो। तो यहाँ पे जो वैन होगा, हमेशा आप वैन में आइदर यू आर गोइंग टू यूज द BGP और स्टैटिक राउट, यही यूज करोगे आप। लैन में आप क्या यूज कर सकते हो, लैन में आप स्टैटिक भी यूज कर सकते हो, जो जनरली नॉट प्रेफर्ड, राइट। आप इसमें डायनेमिक राउटिंग में आप OSPF यूज कर सकते हो, विच इज मोस्ट प्रेफर्ड, या GRP यूज कर सकते हो, विच इज अगेन मोस्ट प्रेफर्ड, या यहाँ पे eBGP हम बात कर रहे थे, या यहाँ पे आप iBGP यूज कर सकते हो। रिप इज नॉट वेरी मच प्रेफर्ड, रिप भी हम यूज कर सकते हैं बट इट इज नॉट वेरी मच प्रेफर्ड। सो ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक राउटिंग, सो आपका लैन का जो ट्रैफिक होगा हमेशा IGP के थ्रू चलेगा, लेकिन जैसे ही आपका वैन पे ट्रैफिक जाएगा तो वो EGP पे चला जाएगा, मतलब एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो हमारा है, जो हमारा BGP है, उसके थ्रू ओवर द वैन के थ्रू आपका रिमोट लोकेशन पे जाएगा, राइट। सो आपके इस तरीके से ट्रैफिक राउटिंग होती थी कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द IGP एंड BGP, दिस वाज द टू कंपोनेंट ओनली इन द योर लेगेसी सिस्टम, तीसरा कुछ भी नहीं होता था। यू गोट माय पॉइंट। तीसरा इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अगेन आपके डिवाइस की मैनेजमेंट चाहिए तो उस पर आप लूपबैक्स कॉन्फ़िगर करते, तो आप उसको एडवर्टाइज करते थे IGP से, आप अपने जंपो से उसको रिचेबल बनाते थे, देन यू कैन मैनेज डिवाइस को, आप उसकी हेल्थ रिपोर्टिंग SNMP पॉलिंग वगैरह से इंटीग्रेट करके कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आपका मैनेजमेंट भी डिवाइस का हो जाता था, बट इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ मैनेजमेंट, कि आपको अगेन एंड अगेन आपको कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है। हर राउटर को लॉगिन करना है तो आपको हर IP चाहिए, आपको एक्सेल फाइल बनाना पड़ेगा, या फिर आपको अलग अलग टूल से इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। यस, एनी क्वेश्चन हियर, एनीवन वांटेड टू आस्क? Sir, I have messaged you. Okay, Send you message. okay, I will check this, okay, Gaurav ji, okay, 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 sir. okay, ठीक है। Let me just complete this traditional versus new SD-WAN Sure, solution. sure, So sure. so we'll refer this one also. So हम बात कर रहे थे जो हमारा मैनेजमेंट होता था, that is again dependent on the IGP and EGP protocols, जो हमारा BGP होता था उसके थ्रू ही हम इसकी रिचेबिलिटी बना सकते थे। तो उस केस में हमारा मैनेजमेंट इज ऑल्सो kind of the distributed solution, not one box solution, not single pane of glass solution. बट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट इज द कॉस्ट। सो कॉस्ट की बात करता हूँ तो इट इज द हाईली कॉस्ट। क्यों कॉस्ट इसकी ज्यादा होती थी? क्योंकि देखो, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो मैनेजमेंट है इट इज नॉट सेंट्रलाइज, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका जो ट्रैफिक है दैट इज गोइंग वाया द लीज लाइन, MPLS सर्किट्स, अगेन एंड टू एंड प्राइवेट। आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है। सो अगेन इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो हर सेक्शन में यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम। सो आपका ट्रैफिक राउटिंग में भी आपको बहुत सारा डिपेंडेंसी है, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, सो वो भी एक आपके लिए प्रॉब्लम है। सो it is like, if you talk about the cost, so WAN solution can be costly due to the need to be dedicated circuits, like you have to be dedicated resource, multiple tools and system need to be integrated to make your services sustainable, and lease line and specialized hardware। आपके बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो अलग अलग रुपए के हो सकते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम, सो इट इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर यू। So think about it, like we having a lot of problem here, we having a lot of problem, and based on that problem, the Cisco, or like the not Cisco only, we can say right word is the SDN concept come in a picture। तो जब हम बात करते हैं SDN कॉन्सेप्ट, दैट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, उसमें क्या हुआ कि ये सारी जो प्रॉब्लम थी इसको ओवरकम करके कुछ नया बनाया गया, जिसकी वजह से हमारा चीजें थोड़ी सी सेटल्ड हो गए। तो क्या नया बनाया गया देखो अभी, तो मान के चलो कि यही आपके आर्किटेक्चर है। लेट मी यूज समथिंग, लेट मी, जैसे मान के चलो कि यही आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेम आर्किटेक्चर को हम बात करते हैं कि एसडीएन का। तो एसडीएन के इज वन प्रोडक्ट, जो हमारा एसडीएन का एक प्रोडक्ट है। एसडीएन के बेसिकली तीन प्रोडक्ट थे हमारे पास। एक हमारे पास है
मैं इसको यूज करता हूँ, ज्यादा सही से चलता नहीं है। सो पहला प्रोडक्ट हमारा था, just use, हमारे पास एसडीएन आया। सो एसडीएन इज सिस्को, सॉरी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के पास हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट हुए। जैसे हमारे पास एसडी वैन हुआ, ठीक है, एसडी एसडी लैन हुआ, जिसको हम एसडी एक्सेस ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा हमारे पास एसीआई हुआ। सिस्को, मैं बस सिर्फ सिस्को की बात कर रहा हूँ, सारे वेंडर का अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो इसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का 3 कंपोनेंट हुआ, ठीक है। अब इस 3 कंपोनेंट से क्या क्या हमारा बेनिफिट्स हुआ कि दिस एसडी वैन इज गोइंग टू रिप्लेस योर लेगेसी वैन। तो जो आपका लेगेसी वैन चलता था उसी को रिप्लेस कर रहा है, राइट। तो मतलब कि WAN was just a wide area network, but when it run as a SD-WAN, it's a software-defined wide area network. मतलब कि there is some intelligence in your WAN. Software-defined means कि your WAN is going to be driven with the software. पहले ऐसा नहीं था, it was just driven based on the predefined the programs in based on the routing whatever we define iOS, but there was no software driven kind of the stuff कि उसको हम अपग्रेड नहीं कर सकते थे, हम सिस्टम को एज इट इज यूज करना है जो हमारे पास प्री डिफाइंड इंटेलिजेंस है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज योर एस डी वैन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एस डी एक्सेस, सो आपका एस डी लैन हुआ। सो एस डी लैन में क्या हुआ कि बेसिकली आपका एस डी लैन में कि आपका लैन जो हुआ, जिससे हर एक कंपनी के अंदर एक वैन इंफ्रा होता है, एक लैन इंफ्रा होता है। तो लैन के अंदर भी हम चाहते हैं कुछ अपने हिसाब से ऐसी चीजें कुछ इंटीग्रेट कर दें जिससे हमारा लैन भी काफी मतलब इंटेलिजेंस उसके अंदर आ जाए, जो सॉफ्टवेयर डिफाइन, मतलब उसके अंदर भी जो ऑटोमेशन आ जाए, हमारे पास कोई कंट्रोलर आ जाए, सिंगल पैन मैनेजमेंट हमारे पास आ जाए, जहां से आप बैठ कर पूरा लैन को ऑपरेट कर सकें, उसको विजुअलाइज कर सकें। तो उसके लिए सिस्को ने एक एस डी लैन डिफाइन किया। एंड थर्ड वन इज लाइक एसीआई, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये आपका वैन के लिए हो गया। लेट मी जस्ट राइट हियर, दिस वाज फॉर द वैन, दिस इज फॉर द लैन, ठीक है। द थर्ड वन इज द डेटा सेंटर्स। सो डेटा सेंटर के लिए आपका एसीआई हुआ, ठीक है। सो हर एक सेगमेंट के लिए सिस्को ने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन निकाला कि अगर आपको डेटा सेंटर को वेल मैनेज करना है तो आप एसीआई यूज करो, यू आर जस्ट डेटा सेंटर प्रोवाइडर। आपको वैन को अच्छा रखना है तो आप एसडी वैन यूज करो, एंड अगर आपको लैन को भी अच्छा रखना हो तो आप एसडी एक्सेस यूज करो। अगर आप तीनों चीज सीख लेते हो देन यू आर बिकम द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इंजीनियर, जिसमें आप तीनों चीजों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों चीजें करो, बट वी आर जस्ट फोकसिंग राइट नाउ ऑन द एसडी वैन। तो इस इन सब के फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने बनाया इनको तो सबके अलग अलग सॉल्यूशन के अलग अलग कंट्रोलर हुए। तो यहाँ पे जो पहला कंट्रोलर था उसको हमने बोला वी मैनेज, जो अभी हमारा नया नेम हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं मैनेजर, ठीक है। इसका, सॉरी, इसका जो हमारे एस डी एक्सेस था इसको बोलते हैं डीनेक कंट्रोलर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एपिक कंट्रोलर। सो ये आपके पास 3 अलग अलग कंट्रोलर्स हैं। मतलब कि अगर आप डीनेक कंट्रोलर लॉग इन करोगे तो वो उसका भी डैशबोर्ड ऐसे ही कुछ दिखेगा जैसे वी मैनेज का दिखता है। ये एपिक का भी देखोगे तो वहां भी मतलब ये ऑल सिंगल पैन ऑफ ग्लास हैं, तीनों तीनों अलग अलग। अगर ये सॉल्यूशन यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये सॉल्यूशन यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये सॉल्यूशन यूज करोगे तो आप ये, इन सबसे बैठकर यहां से बैठकर आप पूरे डेटा सेंटर के जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, डिवाइसेस की पॉलिसी है, टेम्पलेट है, कॉन्फ़िगरेशन है, राउटिंग है, सब कर सकते हो। डीनेक पे बैठ के आप सब कुछ वो सारी चीजें कर सकते हो। मैनेजमेंट में बैठ के, मैनेजर में बैठ के आपके सारे राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये तो हो गया एसडीएन का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं एसडी वैन का अगेन, कि ये सॉफ्टवेयर डिफाइन जो हमारे पास नेटवर्क है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो हमारे पास वैन के अंदर नहीं थी। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके पास भी कुछ कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं। सो आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी सिमिलर आर्किटेक्चर। अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द एस डी वैन। लेट मी जस्ट राइट हियर, सो एस डी वैन सॉल्यूशन, ठीक है। सो एस डी वैन सॉल्यूशन, इसके अंदर आर्किटेक्चर आपका, यहाँ पे आपका एक ट्रैफिक
राउटिंग है, राइट, अगेन यू जस्ट हैव द मैनेजमेंट, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आप देखो क्या क्या डिफरेंसेस इसमें आएगा। कॉस्ट देखो अब यहाँ पे, ऐसे ही सिक्योरिटी। अब देखो कुछ कुछ नए नए फीचर ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। आपका सॉरी, स्केलेबिलिटी, राइट, स्केलेबिलिटी हो गया, राइट, क्लाउड ऑपरेशंस, क्लाउड इंटीग्रेशन, कुछ भी आप इसको ऑपरेशंस एंड एक्सेट्रा, और भी चीजें हैं, लेकिन जस्ट आप सोचो। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आपको क्या क्या यहाँ पे समझ में आ रही है उसको आप देखो। सो यहाँ पे आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे भी आर्किटेक्चर था, यहाँ भी आर्किटेक्चर चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आर्किटेक्चर था, दिस वाज लाइक काइंड ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर थे जो आपका ब्रांच पे और आपके डेटा सेंटर पे लगते थे, दैट वाज राउटर्स। बट अगर मैं एसडी वैन की बात करता हूं तो दैट इज नॉट लिमिटेड टू राउटर। इसमें राउटर हो सकते हैं, राउटर कुड भी, कि आपके पास हो सकता है कि वीएज आपके पास 1000 हो, ठीक है, आपके पास 2000 हो, आपके पास 5000 हो, ये हो सकता है। या आपके पास जो सीएज है वो हो सकता है एएसआर का हो आपका, या आपका आईएसआर के हो, या सीएसआर के, ये हो सकते हैं। राउटर कुड भी एनीथिंग जो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डिवाइस पे लग सकते हैं। लेकिन दिस ऑल राउटर इज नॉट अ नॉर्मल राउटर, इनके अंदर नॉर्मल आईओएस नहीं है। दे आर द एसडी वैन बेस्ड इमेज राउटर्स, एसडी वैन बेस्ड इमेज राउटर। तो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है पहले से, बट स्टिल देयर इज अ हाई चांस कि कोई स्मॉल लोकेशन है तो वहां पे हम वीएच 1000 यूज कर लें। बिग साइट है, डेटा सेंटर है, तो वहां पे मैं VH 5000 यूज कर सकता हूँ, राइट। अगर कोई मेरे पास किसी तरीके का मेरा अगर कोई पुराना साइट्स है, जैसे मान के ऑलरेडी वहां पे एएसआर आईएसआर लगा हुआ कस्टमर का, तो वाई शुड आई आस्क देम टू जस्ट गिव द एक्स्ट्रा मनी टू मी? आई जस्ट आस्क देम जस्ट अपडेट द इमेज एंड जस्ट यूज एंड कन्वर्ट एज a SD-WAN राउटर। So this is also possible. But in addition of that, in architecture, we having a few more things here जो पहले नहीं था। Yes, Jitendra, please ask your question. Jitendra, you हाँ raise जी your सर। hand. बताइए। सर गलती से हो गया है। गलती से हो गया, कोई बात नहीं, मैं लोअर करता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो there was like no any controller concept in the legacy WAN. So architecture was same, the router was there, router is still there, बस इसके साथ साथ क्या है हमारे पास, इसके साथ साथ हमारे कुछ कंट्रोलर्स आ गए। अब ये कुछ नया चीज आ गया SD-WAN के अंदर। ये कंट्रोलर क्या क्या हो सकते थे? अगर मैं पुराना की बात करते हैं तो वी मैनेज, जिसको अभी हम आप मैनेजर बोल सकते हो, वी बॉन्ड जिसको आप वैलिडेटर बोल सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वैलिडेटर, ठीक है, वहां मैनेजर है। फिर आप वी स्मार्ट, ये मैं नया पुराना एक साथ लिख रहा हूँ जिस ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, ताकि कोई अगर पूछे तो आपको पता रहे कि किसका मतलब क्या होता है। इसको वी मैनेजर या वी मैनेज इसको बोलो या वी मैनेजर बोलो, बात एक ही है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये आपके कंट्रोलर्स आ गए। सो दिस इज द आर्किटेक्चर हैज बीन चेंज्ड हियर, कि पहले तो आपके पास सिर्फ राउटर्स थे, बट यहाँ पे आपका बहुत सारी चीजें चेंज हो गई आपके। यहाँ पे ट्रैफिक राउटिंग में क्या क्या था आपके पास? यहाँ पे आपका आईजीपी था। आईजीपी में क्या था, जैसे मैं बात करता हूँ तो ओएसपीएफ था, आपके पास EIGRP था, आपके पास यहाँ पे स्टैटिक थे, ठीक है, और मान के चलो BGP थे। यही सारे आपके पास प्रोटोकॉल्स थे। बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक राउटिंग के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। यू कैन स्टिल यूज द OSPF, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको लैन इंटीग्रेशन करना तो आप OSPF यूज करो, आप EIGRP यूज कर सकते हो, स्टिल यूज कर सकते हो लैन के साथ, स्टैटिक कर सकते हो आप, इवन द आपका जो अंडरले है उसके लिए BGP यूज कर सकते हो। अब अंडरले ओवरले क्या होता है? एलटेल इन लेटर स्टेज के अंडरले में क्या कर सकते हैं? BGP यूज करते हैं। बट अलोंग विद दैट आपको यहाँ पे एक नया राउटिंग प्रोटोकॉल मिलेगा, OMP। आपको यहाँ पे कुछ नया मिलेगा, पॉलिसी, ठीक है, जो पहले नहीं था ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए। आपको कुछ यहाँ नया मिलेगा, IPsec, जो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अगर करना होता तो आपको सब कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता, आपको टनल बनाना पड़ता, बट यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट कंट्रोल कनेक्शंस मिलेंगे, TLS DTLS, जो आपको यहाँ पे जिसमें लिख रहा हूँ कि उनका क्या कैसे यूज होता है, नॉट पार्ट ऑफ द राउटिंग, बट उनकी कैसे डिपेंडेंसी होती है। जैसे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ आपको TLS DTLS, राइट, आपका
ये सारे ओएमपी मैं बता दिया, आपका आईपी6 बता दिया, जीआरई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये सारे चीजें आपको यहाँ पे कुछ कुछ नया मिलेगा आपको, राइट। और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें, कलर मिलेगा आपका, राइट। यहाँ पे आपका नया नेम मिलेगा, टी लॉक मिलेगा आपको। आपको और क्या मिलेगा, कलर, टी लॉक, ट्रांसपोर्ट सुनने को मिलेगा वर्ड आपको, टनल इंटरफेस आपको सुनने का मिलेगा, राइट। आपको यहाँ पे बीएफडी सेशन सुनने को मिलेगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई इन सब का मतलब क्या होता है, क्या क्या डिपेंडेंसी होती है। बट यू कैन थिंक कि पहले कितना सिंपल था लाइफ, बट इट इज जस्ट गोइंग टू बी चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब मैं इसी डिजाइन को रीडिजाइन करता हूं, मैं रीडिजाइन करता हूं। तो मेरा क्या था कि ये नॉर्मल एक वैन साइट थी, जहां पे मेरा ट्रैफिक इज गोइंग फ्रॉम द लैंड टू वैन बेस्ड ऑन द आईजीपी एंड बीजीपी प्रोटोकॉल। बट अगर मैं इसी को मुझे एसडी वैन पे करना है, तो इट्स नॉट लाइक द सिंपल आईजीपी एंड बीजीपी, नो, इट इज जस्ट गोइंग टू यूज आईजीपी, बीजीपी, ओएमपी एंड आईपी6 to just make all the communication. So it's a huge difference is going to be happen. It's not very straightforward, means we can say कि जैसे मेरा यहाँ पे हो रहा था वैसा यहाँ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बिल्कुल चेंज, द वे ऑफ वर्किंग इज गोइंग टू बी चेंज, ना मेरा बर्थडे आएगा ना, इट इज जस्ट गोइंग टू बी चेंज, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पे चलेंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। अब जब मैनेजमेंट की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या था कि हर एक डिवाइस को आपको लॉग इन करने के लिए यू जस्ट हैव टू टेक द टेलनेट। जैसे यहाँ बात करते थे, यहाँ पे क्या कैसे मैनेजमेंट लेते थे, आपको टेलनेट लेना पड़ता डिवाइस को, या आपको यहाँ पे एसएसएच लेना पड़ता है, राइट। आप यही करते थे, एसएसएच या टेलनेट, या और क्या आप कर सकते थे, या कोई एसएनएमपी की आप इंटीग्रेट कर दो, पोलिंग करते रहेगा ताकि आपकी डिवाइस की हेल्थ वगैरह, या किसी थर्ड पार्टी टूल को इंटीग्रेट करते थे। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर SD-WAN फैब्रिक, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको टेलनेट करना, ना एसएच करना। आपको एक सिंगल पैन ऑफ ग्लास मिल जाएगा, ठीक है, पैन ऑफ ग्लास, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो वी मैनेज। जब मैं अभी दिखा रहा हूँ, वहां से बैठकर आपको सारे डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। कैसे, देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे वी मैनेज बैठा हूँ, यहाँ पे लेट मी शो यू, से मेरा वी मैनेज है। इस वी मैनेज से बैठ के मैं पूरी डिवाइस की ट्रबल शूटिंग कर सकता हूँ, उनका एसएसएच कर सकता हूँ, टेलनेट कर सकता हूँ। मुझे किसी इंडिविजुअल डिवाइस पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ डिवाइस लिस्ट में देखा, जिस डिवाइस पे लॉगिन करना, मैं यहाँ से क्लिक किया, उसका एक्सेस मुझे यहाँ मिल गया, बस खत्म हुआ बात को। ना मुझे किसी जंप होस्ट पे जाना है, ना मुझे कहीं से कुछ करना है। मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, मुझे कुछ ट्रबल शूटिंग करना है, कुछ अलार्म्स देखने हैं, कुछ इवेंट्स देखने हैं, मुझे कोई भी थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं है। सारे ट्रबल शूटिंग, ट्रैफिक यूटिलाइजेशंस, ग्राफ, CLI, GUI, configuration, policy, I can just do by sitting in a single pane of glass. So it's a huge difference is going to happen in terms of the management, right? So you will get the entire visibility. So even you want to do some kind of troubleshooting, let me show you. So आपकी troubleshooting, ping, telnet, SSH, traffic optimization, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो रियल टाइम। जैसे आप किसी डिवाइस पे गए यहाँ पे and you want to do the troubleshooting, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपका ट्रबल शूटिंग, आप जैसे यहाँ पे गए तो आप ट्रबल शूटिंग में जैसे आपका पिंग कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, आप सिमुलेट फ्लो कर सकते हो। जो मैं आगे सारी चीज बताऊंगा कैसे चीजें होती है, जो हम स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, द हाउ थिंग्स इज गोइंग टू वर्क। So we'll discuss and understand every aspect of this particular SD-WAN solutions. So it's a huge, trust me, it's a huge again. So in terms of the management, you can go and you can do whatever you want to do by sitting in the single pane of glass. This is the vManage. आपको कहीं hope by hope आपको move करने की जरूरत नहीं है। So if you are doing this kind of stuff, your engineer is going to be limited. So you're definitely cost is going to be limited. Why cost is going to be limited? See, if you are using this architecture, it was more dependent on the MPLS circuits. But when you talk about this architecture, it's more dependent on the any type of circuits. मतलब आपको MPLS की जरूरत नहीं है. You just required any type of circuit. इंटरनेट हो सकता है आपका, आपकी 4G सर्किट हो सकती है, आपकी 5G सर्किट हो सकती है। अगर MPLS है तो आप इसको यूज कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल। तो अगर आप MPLS नहीं यूज करते तो यू कैन सेव a lot cost by using the internet and 4G, क्योंकि by using the internet you can leverage the routings
एज पर योर इंटेंट। पहले नहीं कर पाते थे, पहले आपको आईपी से कन्फिगर करना पड़ता था, फिर आपको जीआरई करना पड़ता था, डायनेमिक राउटिंग, फिर भी आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जस्ट यू हैव टू यूज द 4G एंड 5G एनी इंटरनेट सर्किट बाय यूजिंग दिस इंटरनेट सर्किट्स। आप यहाँ पे बाय रनिंग द ओएमपी प्रोटोकॉल्स ओवर द इंटरनेट सर्किट, यहाँ पे आप पॉलिसी यूज करके आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग को आप अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो, जिसको ट्रैफिक स्टीयरिंग बोलते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। अपने हिसाब से ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर सकते हो ओवर द IPsec सर्किट्स, क्योंकि यहाँ पे ओवरले मैनेजमेंट, OMP इज द ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। So you can do n number of thing by using this internet. So आपको complete पैसा जो है MPLS का, it is going to be saved. आपको पैसे की जो MPLS की टेंशन है ही नहीं बिल्कुल। So just think about कि कितनी सारी चीजें आपकी चेंज हो गई लाइफ में, right? Just because you just change the solution. Just because you change the solution, the cost is basically going to be very low. Your cost is going to be very low if you compare to your dedicated WAN solution or dedicated circuits like right side solution. So low cost here. Why low cost? Because the SD-WAN solution are often most like low cost, effective and the traditional WAN. अगर आप उसे compare करते हो, that allow organization to leverage any kind of the circuits, any kind of the like 4G 5G circuits to just make the end-to-end tunnels between the branch and the controllers, where they can exchange the routing policies and exchange the traffic, data plane traffic between the branch location. इसलिए कॉस्ट होता है। अब हम पांचवी चीज बात करते हैं सिक्योरिटी के। समझो, देखो एक एक चीज ना बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, हाउ द सिक्योरिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करता था सिक्योरिटी की, देखो हर चीज का कॉस्टिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होता था। आप सिंपली अगर वैन की बात करते हैं, यहाँ पे एक सिक्योरिटी यूज करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसके अलावा और क्या कर सकते थे? अगर आपको चाहिए कि एप्लीकेशन को अलाउ करना, ब्लॉक करना, यू कैन नॉट डू दैट। You don't have the privilege to just allow or like disallow the your solution. आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आप ACL लगा लो, थोड़े बहुत ब्लॉकिंग कर लो, लेकिन आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, डेडिकेटेड फायरवॉल नहीं है यहाँ पे। अगर लोगे, जैसे इफ यू वांट टू इंटीग्रेट द Palo Alto फायरवॉल, ASA फायरवॉल, जैसे आप इसके साथ इस ब्रांच पे फायरवॉल लगाना सिक्योरिटी, तो जैसे ही यहाँ पे फायरवॉल लगाओगे तो आपके राउटर के पास तो है नहीं, तो आपको Palo Alto यूज करना पड़ेगा, या आपको FortiGate यूज करना पड़ेगा, या आपके पास ASA यूज करना पड़ेगा, या आपका चेक पॉइंट यूज करना पड़ेगा। तो इनका भी देख कॉस्ट है, इसका भी देख इंजीनियर चाहिए मैनेज करने के लिए। तो इट्स लाइक एडिशनल रिसोर्स इज गोइंग टू रिक्वायर्ड, एडिशनल टूल इज गोइंग टू रिक्वायर्ड, एडिशनल डिवाइस इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, अगेन द कॉस्ट। बट यहाँ पे अगर बात करते हो तो आपके पास जो VH डिवाइसेस होते हैं ना, और CS डिवाइसेस, इनके इनके अंदर आपके पास ऑलरेडी फायरवॉल की जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर है इनबिल्ड होता है। जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट। देखो दिखाता हूं कैसे। तो आपको उसको एक्टिवेट करके, जैसे यहाँ सिक्योरिटी को फायरवॉल यहाँ फीचर है, सब कुछ आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक पॉलिसी दिखाता हूँ आप लोगों को, सिक्योरिटी पॉलिसी, सॉरी। तो इस पॉलिसी के अंदर यू कैन डू n नंबर ऑफ थिंग्स, कि अगर आपको फायरवॉल फीचर इनेबल करना है, इंट्रूजन प्रिवेंशन करना है, URL फिल्टरिंग करना है, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन करना है, DNS सिक्योरिटी करना है, यू कैन डू ऑल दिस स्टफ विद द SD-WAN। सो आपको कोई डेडिकेटेड चीज की जरूरत नहीं है, वो भी सिंगल पैन ऑफ ग्लास से you can do this, right? So this is the beauty of the SD-WAN. Trust me guys. So lot of things we have which was not available in your like legacy solution. So आपके पास firewall feature is already available. So next generation firewall feature is already available and you can do the n number of things, right? Next one is scalable. ये सॉल्यूशन स्केलेबल इसलिए नहीं था क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में था। आपका डिवाइस है, सर्किट्स, फायरवॉल, मतलब सब कुछ आपका अलग अलग वेंडर्स के थे, अलग अलग टूल के थे, तो कॉस्ट वाज हाई, स्केलेबिलिटी नहीं था। आपके इंजीनियर डिपेंडेंसी बहुत सारे, एक ट्रबल शूटिंग हो गया जी, मेरा एक एप्लीकेशन नहीं चल रहा, तो राउटिंग वाला बंदा बोलेगा कि मेरा तो राउटिंग का इशू नहीं है, फायरवॉल बंदा बोलेगा मेरा फायरवॉल पोर्ट खुला हुआ है। इट्स लाइक द फ्लिप फ्लॉप द इश्यूज, कि आप उसके पास जाओ, वो उसके पास आएगा, तो लाइक कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन द योर नॉक। So उसको ओवरकम करने के लिए when we use the SD-WAN solution, one box having the each and everything. So if you are the SD-WAN engineer, so you should know how the things is working in terms of the security. और मान लेते हैं कि आप नहीं भी हो सिक्योरिटी इंजीनियर, बट फिर भी आपका जो कलीग सिक्योरिटी इंजीनियर जो SD-WAN सपोर्ट करता है, तो he will help you in genuine form instead of just play the blame games.
कि भाई आपका चीजें कैसे चल रहा है और क्या चल रहा है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी रेक्टिफाइड. So this is how it is going to happen in the scalability point of view. So SD-WAN is a highly scalable and can adapt to the changing needs and organization. New branch or location can easily added to the network without extensive hardware investment. मतलब इतना एक स्केलेबल है कि अगर कोई ब्रांच को ऑनबोर्ड करना आपको एक फैब्रिक के अंदर, तो आपको जीरो टच प्रोविजनिंग पे उसको ऑनबोर्ड कर सकते हो, कोई ज्यादा आपको डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है. अगर किसी तरीके का कोई आपको चेंजिंग कर नेटवर्क के अंदर कोई आपको मॉडिफिकेशन करना है, कोई रिपोर्ट चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, दैट ऑल इज गोइंग टू हैव अवेलेबल इन दिस SD-WAN सॉल्यूशन. क्लाउड ऑपरेशंस, इट इज लाइक हमारा आज के जितने भी हमारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, दे आर ग्रोइंग डे बाय डे. हर रोज हमारा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन इज ग्रोइंग. सो अगर मैं बात करता हूँ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की, इट इज ग्रोइंग. सो आपको बेसिकली क्लाउड की जो एप्लीकेशंस हैं उसकी एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पता होना चाहिए, जो पहले नहीं था. पहले आपका जो राउटिंग होती थी दैट इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशंस. आपको IPv4 या IPv6 के डेस्टिनेशन पे ही हमेशा राउटिंग होती थी, बट इट इज नॉट पॉसिबल यू कैन डू द राउटिंग बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस. So this was the limitation it was happening in this legacy WAN. But when you talk about the SD-WAN, we can do the routing based on the application. मैं Facebook के application के base पर routing करना चाहता हूँ, so I can do. If I want to do the routing based on the WhatsApp application, I can do the routing on the WhatsApp application. If I want to do on the Google YouTube or Google YouTube Gmail application based routing, that can be also done. Any other cloud based application. That's why SD-WAN is the well suited for optimizing connectivity to the cloud based application and the services, as can provide the direct or indirect connections based on your requirement to the cloud applications. इसलिए क्लाउड स्केलेबल बहुत ज्यादा है. गॉट पॉइंट गाइज? अब बताओ कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो? यस सर, मेरा क्वेश्चन रियल सिनेरियो पे है. जैसे मैं ISP माइग्रेशन का पार्ट रहता हूँ हर बार एज ए टेक्निकल डिजाइनर, तो दो तरह की साइट मुझे मिलती है. एक SD-LAN साइट मिलती है, एक नॉन SD-LAN साइट मिलती है. अब SD-LAN साइट में क्या है सर, ISP एक SD-LAN से कनेक्ट है और SD-LAN से एक NSG कनेक्ट है या विप्टेला कनेक्ट है. और नॉन SD-LAN में क्या होता है, ISP डायरेक्ट कनेक्ट है VH पे, VH से कनेक्ट है स्विच पे. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब भी ISP माइग्रेशन होता है सर, तो SD-LAN पे हम चेंजेस करते हैं विद द टैगिंग या विदाउट टैगिंग करते हैं, और वो चेंजेस मेरे LAN में ऑटोमेटिकली हो जाता है SD-LAN में. तो इसका मतलब ये है सर, फिजिकल नेटवर्क में रीडिजाइनिंग ऑटोमेटिक हो जाती है मतलब. SD-LAN मतलब जो टैगिंग करते हैं SDT करते होगे ना, SDT टैग करते होगे ना आप? हाँ टैग सर, करते हैं, C टैग S टैग करते हैं इसमें. एक कस्टमर टैग SDT टैग होता है, इसको SDT टैग बोलते हैं, ठीक है. आईएस के थ्रू इंटीग्रेट होकर चलता है ये, ठीक है, जिसको DNAC कंट्रोलर से आप लोग करते होंगे. तो इसमें क्या होता है? हाँ बता. ICG सर्किट यहाँ बोलते हैं, जहाँ पे BT का खुद का पॉप है, और वो खुद का पॉप रहता है. तो कुछ कस्टमर टैगिंग मांगते हैं ICG सर्किट के लिए, और ICR सर्किट एक होता है. तो सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, दोनों में LAN में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो SD-LAN और नॉन SD-LAN साइट में डिफरेंस क्या हुआ फिर? देखो, SD-LAN जो है बेसिकली, लेट मी एक मिनट गाइस, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? लेट मी जस्ट म्यूट. देखो, SD-LAN, और मैं इसको क्लियर ही करता हूँ. जब हम बात करते हैं SD-LAN और नॉन SD-LAN, तो देखो SD-LAN जब बात करते हो ना, SD-LAN में जब भी बात करोगे तो आपकी जो साइट्स होंगे सारी, मतलब आपके जो स्विचेज होंगे इस तरीके से कनेक्टेड होंगे. मान के चलो ये स्विच होंगे और यहाँ पे स्विच होंगे. मैं एक आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, रुक जाओ आपको SD-LAN का ये. सो just give me 1 minute, let me just show you some architecture. देखो ये रहा ये रही आपकी XD-Access साइट है, ठीक है, जिसको SD-LAN बोलते हैं. सो इसमें SD-Access फैब्रिक के अंदर जब भी कोई कंपोनेंट बनता है तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको आइस होता है,
एक डीएनए सेंटर होता है जिसको मैं कंट्रोलर बोल रहा हूँ, जैसे एसडी लैन का एक कंट्रोलर होता है जो सिंगल पैन ऑफ ग्लास होता है, जिसको ऑटोमेशन एश्योरेंस हम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो स्विचेज होते हैं उनके रोल अलग अलग होते हैं। जैसे ये स्विचेज हैं, तो आपके पास बॉर्डर नोड होते हैं, फैब्रिक बॉर्डर नोड, फैब्रिक एज नोड, और एक आपका ये फ्यूजन राउटर इसको बोलते हैं फ्यूजन राउटर। लेट मी जस्ट क्लियरली, ये आपके एसडी1 के राउटर्स होते हैं, या कंट्रोल प्लेन नोड इसको बोल सकते हो, या फ्यूजन राउटर बोल सकते हो इसको। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप एसडी एक्सेस की बात करते हो, तो एसडी एक्सेस जब भी आप बनाओगे तो आपके जो डिवाइस के रूल होंगे, जैसे बॉर्डर नोड होगा, तो हमेशा ये आपके आईएस एंड डीएनए सेंटर से कम्युनिकेट करेगा और आपका एज से कम्युनिकेट करेगा। इट्स लाइक द इंटरमीडिएट डिवाइस, इट्स द कोर लेयर डिवाइस, यू कैन थिंक अबाउट इट। और यहाँ पे एक्चुअल आपके एंड यूजर्स कनेक्ट होंगे, सर्वर्स कनेक्ट होंगे, जो एज नोड होगा, बट दे ऑल आर गोइंग टू बी ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ द डीएनए सेंटर। आप यहाँ से कन्फिग्रेशन करोगे, पुश करोगे, तो वो सारी कन्फिग्रेशन यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे आपका लिप्स प्रोटोकॉल्स चलते हैं वगैरह सब कुछ, जिसके थ्रू आप पूरा कम्युनिकेशन कंट्रोल करते हो। तो डीएनए एश्योरेंस और डीएनए सेंटर जो हमारा होता है, दैट इज गोइंग टू गिव द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द आईस। डीएनए सेंटर, इसके अंदर वायरलेस भी आ जाता है, जो C9800 का वायरलेस जो होता है। तो ये कंप्लीट एक फैब्रिक बन जाता है जिसको एसडी लैन बोलते हैं। नॉन एसडी लैन के अंदर आपका डिवाइसेस तो होंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द लाइक फैब्रिक। ये डिवाइस आपका नहीं होगा, आइस हो सकता है, बट दे आर जस्ट गोइंग टू एक्ट एज द इंडिविजुअल स्विच। इस तरह का कुछ आपका आर्किटेक्चर होगा। देखो नॉन जो हमारा देखो ये आपका हो गया, दैट इज योर एसडी एक्सेस। बट अगर बात करते हो कि नॉन एसडी एक्सेस, इसके अंदर आपका इस तरह का आर्किटेक्चर, 3 लेयर आर्किटेक्चर, 2 लेयर आर्किटेक्चर, मीन्स 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें आपका नॉर्मल कोर लेयर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होगा, एक्सेस लेयर होगा, और इनके बीच में एक्सेस लेयर पे आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट गोइंग टू कनेक्ट द कोर लेयर, जो आपकी अपलिंक जैसे इस तरीके से, ये वाला देखो डायग्राम। सो कोर लेयर इज जस्ट गोइंग टू कनेक्ट द वैन एज, डेटा सेंटर्स, इंटरनेट नेटवर्क, नेटवर्क सर्विसेज, और ये बाकी आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से कनेक्ट करती है। तो इट इज जस्ट गोइंग टू दिस वे। अब आपके सिनारियो में कैसे एसडीटी को आप बोल रहे हो किसमें प्रोपोगेट करना, दैट इज नॉट फीजिबल एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। यू कैन नॉट प्रोपोगेट एसडीटी इन द योर नॉन एसडी लैन नेटवर्क। नॉन एसडी लैन में नहीं होता है सर, एसडी मतलब एसडी लैन में टैगिंग होती है। हाँ, तो SD एसडी LAN लैन side में ही टैगिंग कर सकते हो आप, एसडी लैन में ही सिर्फ आप एसडीटी का कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पर टैगिंग कर क्योंकि सकते हो। सर अगर नॉन एसडी लैन में करेंगे डाउन हो जाएगा पूरा नेटवर्क। सर हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा कि ऑटोमेटिक ये लैन में जैसे आईएसपी माइग्रेशन जब भी कर रहे हैं, तो अगर मैंने माना कि 10.10.10 एक आईएसपी का है और मैं उसको बीटी प्रोवाइडर पे ट्रांसफर कर रहा हूँ पूरी आईएसपी को, तो उसका मान लीजिए 20.20 हो गया, तो लैन में कैसे चेंजेज हो जाता है? एसडी लैन में तो समझ में आ रहा है सर ऑटोमेटिक हो जाता है विदाउट रीडिजाइनिंग, लेकिन नॉन एसडी लैन में भी कैसे चेंज हो जाता है सर ये? नॉन एसडी लैन में आपका चेंज नहीं हो ही नहीं सकता। नॉन एसडी लैन में आपका वीलेंस चलते हैं, आपका एचटीटी चलता ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फैब्रिक का पार्ट ही नहीं है। तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कुछ और चीजें होंगी जो आई थिंक यू आर मिसिंग, और मुझे पता नहीं है कि क्या होता है। फुल पिक्चर तो पता, आई थिंक सो। हाँ, क्योंकि होने का कोई चांस नहीं। देखो वीलेंस को ही रिप्लेस करके एसडीटी लाया गया, ठीक है, सिक्योरिटी टैग ग्रुप जिसको बोलते हैं, ग्रुप टैग बोलते हैं। जो वीलेंस थे ना, ये सिर्फ और सिर्फ लेगेसी नेटवर्क में चलते थे, लेगेसी लैन में, लेकिन ये आपका आपका एसडी लैन में चलता है। एनी अदर क्वेश्चन गाइज? आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है? आई थिंक आई हैव डन फ्रॉम टुडे। एसडी लैन के लिए अलग कोर्स करना पड़ेगा, मींस Yes, कहने का yes. अगर एसडी वैन के साथ साथ एसडी लैन के लिए अलग कोर्स है, अलग कोर्स करिकुलम है एसडी लैन का। कुंडल सिंह, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, yeah. Okay. So I believe we are done for today. Okay, so we'll keep in touch. Okay, and we'll let you know, right, for the next session, whatever we're going to happen. Okay, guys. सर Yes, yes. सर इसको एसटी1 को करने के लिए क्या मतलब क्या आपको आना चाहिए, क्या आपको वो आना चाहिए? प्री रिक्विजिट आपको बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए, जैसे आपको बेसिक राउटिंग आनी चाहिए। बेसिक राउटिंग का मतलब कि आपको एटलीस्ट स्टैटिक राउट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका OSPF थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, और थोड़ा बहुत BGP आना चाहिए। अगर इतना 3 चीजें आते हैं आपको, तो यू कैन गो विद SD WAN, क्योंकि अब इसके बिना आपकी लाइफ ना इनकम्प्लीट है आज के डेट में। नेटवर्क इंजीनियर शुड नो द SD WAN अगर आपको सर्वाइव करना है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं
पहले वाले चीजों पे चलूं तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन द इंडस्ट्री. यू शुड हैव टू नो दिस SD-WAN. कोई भी एक सीख लो SD-WAN, बट यू हैव टू लर्न. आपको कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है कितने मतलब आवर्स का कोर्स है? टोटल कितने आवर्स का कोर्स है? इट्स ऑल 30+ आवर कोर्स. या 30+ आवर कोर्स. Any other question, guys? Anyone have anything to ask? सर इसको +2 से बात कर सकते हैं कोर्स को? कहाँ से?